क्लास इन करी थी, दैट इज ऑन स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग दी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा नोट्स से। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो डेबिट वाली जो पैसा आया है वो डेबिट साइड जाएगा, जो गया है तो वो पेमेंट साइड जाएगा। ओपनिंग जो बैलेंस होता है दैट इज कैश इन हैंड ओपनिंग का, क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो कैश इन हैंड क्लोजिंग का होता है। इस तरीके की चीज़ें दे रखी है। अब बात करते हैं बेटा, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है बेटा? ये हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है जिसके अंदर हम अपने खर्चे और इनकम बुक करते हैं। बस ध्यान रहे, इसके अंदर दो चीजें कंपलसरी देखनी पड़ती हैं कि खर्चे और इनकम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए, यानी उसके अंदर एसेट और लायबिलिटी का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो हम देखते हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका बेसिकली एक रूल है, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं हम वो फॉर द ईयर एंडिंग एक पर्टिकुलर साल के लिए बनाते हैं, जिसमें हम उसी साल के खर्चे डालते हैं, ना पीछे वाले सालों के ना आगे वाले सालों के। तो देखिए क्या कहता है, इट इज द समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द अकाउंटिंग ईयर। इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूअल बेसिस। खर्चा पेमेंट किया या नहीं किया, इनकम आई या नहीं आई, अगर अक्रू हो गया, अगर हमने कमा लिया, अगर हमारा राइट डेवलप हो गया, हम उसे बुक करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किस बेसिस पर बनाया जाता है? अक्रूअल बेसिस पर, इन केस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के केस में हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। और हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बनाएंगे बेटा? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आगे कहता है, इट इंक्लूड्स ओनली again revenue items and the balance at the end presents, यानी जो लास्ट में बैलेंस बचता है उसको या तो हम सरप्लस कहते हैं या डेफिसिट। सरप्लस कब आता है? जब इनकम साइड इज मोर देन एक्सपेंस। और डेफिसिट कब आता है? जब इनकम साइड इज लेस देन एक्सपेंस। ये दो चीजें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा, क्या लाइन लिखी हुई है। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सर्व्स द सेम पर्पस as profit and loss account for the business organization does। ठीक है, तो उसके अंदर भी हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, इसके अंदर हम सरप्लस और डेफिसिट निकालते हैं। देखिए आगे क्या कहता है, all the revenue item relating to the current period, only current period, are shown in this account. The expenses and loss for the expenditure side and income and gains on the income side of the account। और expenditure debit side होती है और income credit side होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, इट शोज द नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस। जो भी हमने कमाया है वो किस फॉर्म में लिखते हैं हम उसको? सरप्लस। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अभी बताया था मैंने पीछे, विच इज ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड। अब जो वो पैसा यानी सरप्लस और डेफिसिट निकलता है, हम उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल फंड में। ठीक है जी, आगे देखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूअल बेसिस। बात रिपीट हो रही है, विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनाते हैं? वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट से, और उसके साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, जो हम एडजस्टमेंट्स करते हैं वो सारी की सारी यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन का पार्ट है। समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए। ठीक है जी, अब मेरा नेक्स्ट आता है कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते कैसे हैं। सिंपल रीडिंग कर रही हूँ मैं, आपको पता है हम बनाते कैसे हैं, क्या क्या उसमें एडजस्टमेंट करते हैं। आता है, नहीं आता तो आप वीडियो लेक्चर देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना मैंने सिखाया हुआ है, वहां जाकर सीखिए, उसके बाद फिर इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जस्ट एक रीडिंग करेंगे। कहते हैं, फॉलोइंग स्टेप मे बी हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम अ गिवन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। Pursue the receipt and payment account thoroughly। ठीक है, पहले एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को पढ़ लीजिए। एक्सक्लूड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एज दे आर नॉट इनकम। Exclude the capital receipt and capital payments as these are to be shown in the balance sheet. Consider only the revenue receipt to be shown on the income side of the income and expenditure account. Some of these need to be adjusted by excluding the amount related to
प्रीसीडिंग आउट सक्सीडिंग पीरियड, ये आउटस्टैंडिंग और एडवांस की बात कर रहा है जो हम हटा देते हैं। एंड इंक्लूडिंग द अमाउंट रिलेटिंग टू करंट ईयर नॉट येट रिसीव, ये हमारे इस साल के अमाउंट की बात कर रहा है जो हमें नहीं मिला, हम उसको इंक्लूड करते हैं। Take the revenue expense to the expenditure side of the income and expenditure account with due adjustment as per the additional information provided relating to amount received in advance and not yet received. सीधा सीधा कह रहा है कि जो भी खर्चा किया उसे एक्सपेंस में ले जाओ, जो हमने इनकम कमाई है उसे इनकम में ले जाओ, बट वो रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो भी एडजस्टमेंट दे रखे हैं एडवांस और प्रीपेड से रिलेटेड वो आप यहाँ पर कर दीजिए. Consider the following item not appearing in the receipt and payment account that need to be taken into account for determining the surplus or deficit. कहते कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो नहीं होते बट फिर भी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रखना पड़ता है. कौन से आइटम बेटा? डिप्रिसिएशन, क्योंकि डिप्रिसिएशन नॉन कैश है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो कभी नहीं आ सकता, तो ये हम इस साल का खर्चा अलग से बुक करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ऑल्दो बनाते नहीं है, डेटर हमारे होते नहीं है एनपीओ के अंदर, बट अगर है तो भी आ जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बेटा जब हम रिसिप्ट पेमेंट देखते हैं तो वहां पर सिर्फ पैसा जो आया हुआ है वो लिखा होता है, लॉस और प्रॉफिट हम अलग से कैलकुलेट करके फिर उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं. ठीक है, इतना समझ आ गया? थम्स अप कर दीजिए. फिर मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट का डिफरेंस कराऊंगी. डिफरेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर. तो सबसे पहला नेचर की बात कर रहा है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अमाउंट अकाउंट जो है वो कैश समरी है. ठीक है. नेक्स्ट, नेचर ऑफ आइटम, बेटा इसके अंदर सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स आते हैं, ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम्स. लेकिन बेटा हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर सारे आइटम आते हैं, बस उसको पैसा आना और जाना चाहिए. तो इट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल नेचर. ठीक है. आगे देखिए, पीरियड कौन सा होता है बेटा? इनकम टैक्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द करंट पीरियड होंगे, सिर्फ करंट पीरियड के आइटम आते हैं. लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कभी का भी आइटम आ सकता है, आज का भी, करंट ईयर का भी, प्रीसीडिंग ईयर का भी और सक्सीडिंग ईयर का भी, बस पैसा इस साल मिलना या जाना चाहिए. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में also relate to the preceding and succeeding periods. डेबिट साइड, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड क्या होती है? एक्सपेंस और लॉस. क्रेडिट साइड क्या होती है? इनकम एंड गेन्स. बेटा लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड क्या होती है? रिसिप्ट होती है, और क्रेडिट साइड क्या होती है? पेमेंट्स होती है. ठीक है, बहुत इजी इजी पॉइंट्स है. आगे डेप्रिसिएशन, बेटा डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, उससे ना तो कैश आता है ना जाता है, तो क्या वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आ सकता है? कभी नहीं आ सकता. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेप्रिसिएशन नहीं आता, बट डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पक्का पक्का आएगा. ओपनिंग बैलेंस, बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है, कौन सा बैलेंस होता है? सरप्लस और डेफिसिट, वो हम कहाँ भेज देते हैं? कैपिटल अकाउंट के अंदर. बट बच्चा जो कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये एक रियल अकाउंट है ना, तो उसका बैलेंस होता है ओपनिंग बीडी कैश का और क्लोजिंग बीडी कैश का. लास्ट सेम क्लोजिंग, बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जब ओपनिंग नहीं है तो क्लोजिंग नहीं है तो ओपनिंग नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा. तो बेटा यहाँ पर क्या है? इसका क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं होता, क्योंकि क्लोजिंग को हम कहाँ ले जाते हैं? कैपिटल फंड में. बट इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है इन द फॉर्म ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक एंड एक्सेट्रा. चलिए समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए. शीट की, तो बैलेंस शीट आपको पता है, एक चीज ध्यान रखना, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता, ये स्टेटमेंट होती है जो आपको एसेट और लायबिलिटी के बारे में बताती है एज ऑन डेट, उस दिन के लिए. ठीक है, पूरे साल की नहीं, उस दिन जो एसेट और लायबिलिटी है. और एसेट और लायबिलिटी के बारे में बताने का मतलब है कि ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनपीओ के बारे में बताती है कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटी उस पर्टिकुलर डेट पर कितने थे. ठीक है जी, तो पढ़ लेते हैं एक बार बेटा. जैसे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं, बिल्कुल सेम वैसी ही एनपीओ की बैलेंस शीट होती है. आप लोगों ने बनाना सीख लिया है तो इसलिए ज्यादा दिक्कत आपको आएगी. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर एसरटेनिंग क्या? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है जी.
The preparation of balance sheet is on the same pattern as that of business entity. It shows assets and liability as the end of the year. Assets are shown on the right hand side and liabilities are on the left hand side. However, there will be a capital fund. हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल फंड नहीं होता, उसमें सिर्फ कैपिटल होती थी, बट यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, जर्नल फंड और कैपिटल फंड होता है. जर्नल फंड इज द अदर नेम ऑफ द कैपिटल फंड, हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था. In place of capital and surplus of deficit as per the income and expenditure account, which is either added or deducted from the capital fund as the case may be. आगे, it is also a common practice to add some of the capitalized item like legacy, entrance fees, life membership directly in the capital fund. करते हो आप कि जो कैपिटल नेचर के आइटम होते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस, ये सब हम क्या करते हैं बेटा, कैपिटल फंड में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं. Beside the capital or the journal fund, there may be other fund created for specific purpose or to meet the requirement of the contributor donors, such as building fund, sports fund. Such funds are shown separately in the liability side of the balance sheet. तो हमारे specific funds सारे के सारे capital nature के होने की वजह से कहाँ चले जाते हैं, liability side of the balance sheet. कब तक, जब तक वो use नहीं हो जाते. Sometimes it becomes necessary to prepare balance sheet as the beginning of year. अब मैं आप क्वेश्चन कहता है बिगनिंग की मत बनाओ, बट फिर भी हम बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, टू गेट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल और द जर्नल फंड. ठीक है, इतना समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए. ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सम पेक्यूलियर आइटम्स, ऐसे आइटम जो कि एनपीओ के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, विच आर रेगुलर इन नेचर, जो रेगुलरली यूज होते हैं. ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आया बेटा सब्सक्रिप्शन. आपको पता है ना कि जो हमारी एनपीओ होती है ये कुछ कमाती तो है नहीं, तो उसकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है वो सब्सक्रिप्शन होती है. और सब्सक्रिप्शन क्या होती है, मेंबर्स कुछ पैसा अपने आप कंट्रीब्यूट करते हैं मंथली, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पर, उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं. ये हमारा रेवेन्यू नेचर का आइटम होता है और इसके अंदर हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है क्योंकि पिछले साल का और इस साल का या आगे आने वाले सालों का सब मिक्स दे रखा होता है. ठीक है, तो पढ़ लेते हैं एक बार. Subscription is a membership fees paid by the member on annual basis. This is the main source of income of such organization. Such organization का मतलब NPOs. Subscription paid by the members is shown as receipt and payment account. तो कहते हैं जो subscription मिलता है हम उसे as a receipt डाल देते हैं receipt and payment account में, और as a income book कर देते हैं income and expenditure account में. After making due adjustments. It may be noted that receipt and payment account shows the total amount of subscription actually received during the year. चाहे वो किसी भी साल का हो, पिछले साल का, इस साल का या आगे आने वाले साल का, जो मिला है इस साल आपने लिख दिया. लेकिन while the amount shown in income and expenditure is confined to the figure related to current year only, irrespective of fact whether it has been received or not. क्योंकि आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड रिकॉर्ड होता है, तो बाकी का हम आगे पीछे सालों का हम इधर उधर एडजस्ट कर देते हैं. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा डोनेशन. सबसे पहले उससे पहले आप बता दो आपको सब्सक्रिप्शन समझ आ गया? आ गया तो थम्स अप कर दो. लीजिए डोनेशन. डोनेशन क्या होता है बेटा, किसी से कोई भी बंदा, मेंबर है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बंदा एनपीओ को कोई गिफ्ट देता है. ठीक है, वो गिफ्ट क्या होता है बेटा, डोनेशन होता है. अब बेटा ये जो गिफ्ट होते हैं अगेन दो तरीके के हैं, स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन. ठीक है, जनरल डोनेशन मैंने आपको बताया था ना, लाइक दान पेटी, राइट, कोई मतलब नहीं है किसके लिए दिया है, बस आप डालकर आ गए कि हाँ भाई ठीक है आप को जो मर्जी आप यूज कर लेना. लेकिन जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है बेटा वो उसके अंदर पर्ची कटकर आप बताते हो कि मुझे ये डोनेशन मैं किस लिए दे रहा हूँ, और वो डोनेशन उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही यूज होती है. तो जो जनरल डोनेशन होती है वो रेवेन्यू नेचर की होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाती है, लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन हमारी लायबिलिटी होती है क्योंकि हमें वो पर्टिकुलर अमाउंट उसी चीज के लिए यूज करना होता है. ठीक है, तो ये हमारी लायबिलिटी कब तक रहती है, जब तक मैं उसको यूज नहीं कर लेती. तो पढ़ लेते हैं बेटा. It is a sort of gift in cash or property received from some person or organization.
कोई बंदा भी दे सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी दे सकता है. इट अपियर्स ऑन द रिसिप्ट साइड ऑफ द रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट, क्योंकि पैसा आ रहा है तो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड. डोनेशन कैन बी फॉर स्पेसिफिक पर्पस और फॉर द जनरल पर्पस. Specific donation. If donation received is to be utilized to achieve the specific purpose, it is called specific donation. The specific donation can be an extension of existing building, construction of new computer laboratory, creation of book bank, etc. तो वो reason बता रहा है, किसी भी चीज के लिए donation हो सकता है. Such donation is to be capitalized and shown on the liability side of the balance sheet, irrespective of the fact whether the amount is big or small. छोटा अमाउंट भी है बट स्पेसिफिक है तो आपको वो कहाँ लिखना है बेटा, वो भी आपको कैपिटलाइज करके बैलेंस शीट में ही लिखना है. The intention is to utilize the amount for the specific purpose only. ये वाला पैसा सिर्फ आप उसी पर्पस के लिए यूज करोगे, कहीं और यूज नहीं कर सकते. So this is my specific donation. जनरल डोनेशन रेवेन्यू नेचर की, किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी. 3 पॉइंट्स. Such donation are to be utilized to promote the general purpose of the organization. These are treated as a revenue receipt as it is regular source of income. Hence, it is taken into the income side of income and expenditure account of the current year. ठीक है, समझ आ गया तो thumbs up कीजिए. पूछा था यशिका ने कि दीदी स्पेसिफिक लीगेसी क्या होता है. बेटा जैसे डोनेशन वाली बात थी सेम वही बात है हमारी यहाँ पर. लीगेसी मैंने आपको बताया था किसी विल के अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा पैसा ट्रांसफर करता है अपनी विल के अकॉर्डिंग तो वो लीगेसी होता है. अब बेटा वो सेम वही दान कर गया, बताकर नहीं गया किस चीज के लिए यूज करना है तो जर्नल लीगेसी, और स्पेसिफिकली बताकर गया है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा स्पेसिफिक लीगेसी. बेटा अब क्या है, आप लोगों के बुक्स के अंदर ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन है नहीं, बट ये एनसीईआरटी है तो हमें लर्न करना पड़ेगा. और जब हमारे पास लीगेसी आती है तो वहां लिखा तो नहीं होता स्पेसिफिक है जर्नल है, तो मैं अज्यूम कर चलती हूँ कि वो क्या है, स्पेसिफिक है. इसीलिए मैं क्या करती हूँ बेटा, इसको कैपिटल फंड में ऐड कर देती हूँ, कैपिटल नेचर का मानकर चलती हूँ. ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिक लिखा आता है कि जनरल लीगेसी है तो आप इसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देना. बट अगर कुछ नहीं लिखा तो क्या करेंगे, कैपिटल नेचर का ही ट्रीट करेंगे जैसा हम करते आए हैं. तो देखिए क्या कहता है, it is the amount received as per the will of a deceased person who may or may not specify the use of the amount. Legacy, use of which is specified as specific legacy and is shown in the balance sheet as liability. If the use is not specified, it is considered as revenue nature and credited to the income and expenditure account. सीधी सिंपल सी बात है बेटा. अगर आपको किसी ने बता दिया कि इसके लिए यूज करना है, दैट इज योर लायबिलिटी. नहीं बताया तो आप फ्री हैं, आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो वो आपका रेवेन्यू. समझ आ गया जी. अब बात करते हैं बेटा मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप फीस. तो मैंने आपको बताया था कि जो भी मेंबर होते हैं अगर वो लाइफ टाइम के लिए मेंबर बनना चाहते हैं तो उनको वन टाइम के लिए फीस देना पड़ता है और इसको हम एज अ कैपिटल नेचर मानते हैं. तो देखें एक बार क्या लिखा हुआ है. Some members prefer to pay lump sum amount as life membership fees instead of paying periodic subscription. Such amount is treated as capital receipt and credited directly to the capital or the journal fund. ठीक है जी, समझ आ गया, बहुत इजी है. चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. दैट इज एंट्रेंस फीस. एंट्रेंस फीस तो बेटा किसी भी मेंबर को जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्री देते हैं तो उनसे एक अमाउंट लेते हैं. अगेन ये अमाउंट क्या होता है बेटा, हम इसको रेवेन्यू नेचर का मानते हैं. लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि इसका पर्टिकुलर अमाउंट आपको कैपिटलाइज करना है तो आप उसको कैपिटलाइज करके कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं. पढ़ लेते हैं बेटा. एंट्रेंस फीस ऑल्सो नोन एज एडमिशन फीस. अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एंट्रेंस फीस. अगर किसी बच्चे ने ये नहीं पढ़ा दिमाग घूम जाता है. और बेटा मैंने आपको बताया था 1 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आ चुका है तो डोंट टेक इट लाइटली. तो बेटा एंट्रेंस फीस का दूसरा नाम क्या है, एडमिशन फीस. इज पेड ओनली वंस बाय द मेंबर एट द टाइम ऑफ बिकमिंग द मेंबर. In case of organization like clubs and some charitable institution is limited and the amount of entrance fees is quite high, hence it is treated as non-recurring item and credited directly to the capital and general reserve. ले कहा है in case अगर ऐसा होता है तो, अगर नहीं होता तो ये क्या मानकर चलेंगे, रेवेन्यू नेचर का.
ठीक है, चलिए लास्ट नेक्स्ट आता है बेटा सेल ऑफ एसेट। बच्चा आपको भी पता है कि जो हमारी एनपीओज होती हैं वो कुछ एसेट्स ओन करती हैं, तो कई कई बार हम उसको सेल कर देते हैं, जैसे फर्नीचर है, बुक्स हैं। अब वो सेल प्रॉफिट पर भी हो सकती है और लॉस पर भी हो सकती है, बस उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रॉफिट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट हो जाएगा, लॉस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, receipt from sale of old asset appear in the receipt and payment account of the year in which it is sold। जो भी पैसा आया है वो रिसिप्ट साइड पे लिख दिया जाएगा। आगे, but any gain or loss on the sale of asset is taken to the income and expenditure account for the year। जो भी सेल, जो भी परचेज होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है जी, समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए, फिर मैं आगे समझाती हूँ। पॉइंट है बेटा सेल ऑफ periodical। अब होता क्या है बेटा, जो periodical मैंने आपको बताया था ना कि मैगजीन्स वगैरह छपती हैं, तो वो periodical अगर आपकी एनपीओ छापकर बेचती है तो उससे जो इनकम आती है वो उसकी रेवेन्यू इनकम है। ठीक है, देखिए, इट इज एन आइटम रेकरिंग इन नेचर एंड शोज एज द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। बेटा जब हम अपने स्पोर्ट्स मटेरियल, आपको याद है ना कंज्यूमेबल आइटम्स, उसके अंदर सेल था ना, तो बस वही सेम चीज है कि अगर आपने प्रॉफिट में बेचा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, लॉस में बेचा तो लॉस बुक कर लेंगे। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, यूज्ड मटेरियल लाइक ओल्ड बॉल्स, नेट, bats, net, etc. is a regular feature with any sports club. It is usually shown as the income and expenditure account। बेटा अगर देखो, अगर मैं इसको एसेट मानकर चलती हूँ, ठीक है, तो मुझे प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ेगी लॉस या उसकी। बट अगर स्पोर्ट्स क्लब है तो वहां ये सेल परचेज तो चलता रहता है, तो इसलिए वो कहता है कि उसको मैं क्या करूंगा, एज एन इनकम ले लूंगा, क्योंकि ये वो हमारे इक्विपमेंट है जो हम यूज कर चुके हैं। और इसको बेचना, क्योंकि ये मेरा एसेट नहीं है, इसको बेचना, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत जैसे यूज बॉल्स वगैरह हुए उनको सेल कर दिया, तो ये हमारा वहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना, जब आपका स्पोर्ट्स मटेरियल वाला क्वेश्चन आएगा ना, वहां अप्लाई मत करना इसको, क्योंकि जब स्पोर्ट्स मटेरियल वाला क्वेश्चन आता है तो आप उसका कंज्यूमेबल आइटम्स निकालते हो, अकाउंट बनाकर सेल को उसी अकाउंट में ट्रीट करते हो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। मैंने आपको बताया था ऐसे लोग जो हमारे यहाँ के एम्प्लॉय नहीं हैं और वो हमारे यहाँ पर आकर कुछ काम करते हैं या फिर एज अ गेस्ट अपीयरेंस आते हैं, किसी फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो हम उनको कुछ पैसा देते हैं या कुछ गिफ्ट्स देते हैं। कैसे? उनको ग्रीट करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए। तो वो क्या होता है बेटा, हमारा ऑनरेरियम हम पे करते हैं। देखिए क्या कहता है, it is the amount paid to the person who is not the regular employee of the institution। The payment to an artist for giving performance at the club is an example of honorarium। This payment of honorarium is shown on the expenditure side of the income and expenditure account। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया, बेसिकली 1 2 3 समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाती हूँ। अब आएगा छवि का क्वेश्चन। फंड। बेटा एंडाउनमेंट फंड क्या है, ये सेम जैसे आपको डोनेशन मिलता है ना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो ये क्या हो जाता है, ये भी हमारी कैपिटल नेचर का है। बट क्वेश्चन आता है कि ये और वो अलग कैसे हैं, क्यों हम एंडाउनमेंट फंड को अलग से लिखते हैं। बेटा एक्चुअली जो एंडाउनमेंट फंड होता है ना, ये स्पेसिफिकली हम इसलिए यूज करते हैं जब हमें कोई भी फंड मिलता है और इस पैसे को हम क्या करते हैं, बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो वो मेरा एंडाउनमेंट फंड बन जाता है। तो एंडाउनमेंट फंड इज द जनरल नेम। और अगर आप इसको अलग से, जैसे टूर्नामेंट फंड बना, टूर्नामेंट फंड को अगर आप बाहर इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है, यानी मान लो 1 लाख रुपए आए, 1 लाख रुपए आपने क्या करा, यार अभी तो कोई हमारा 6 महीने तक टूर्नामेंट है नहीं, तो मैं क्या करूंगी, एक काम करती हूँ, उसको अलग से उसकी एफडी बनवा दी कि इतने 6 महीने के अंदर मेरे पास थोड़े बहुत इसमें पैसे भी आ जाएंगे इंटरेस्ट के। तो क्या हुआ बेटा, मैंने जो पैसा आया था, जो गिफ्ट मुझे मिला था टूर्नामेंट के लिए, मैंने उसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट करा दिया, तो वो मेरा एंडाउनमेंट फंड बन जाएगा। और उस फंड से रिलेटेड जो भी इनकम आएगी, कौन सी इनकम आएगी बेटा, इंटरेस्ट की इनकम आएगी, वो हम उसी फंड में ऐड कर देते हैं। सो दिस इज द एंडाउनमेंट फंड। देखिए क्या कहता है, it is a fund arising from a bequest or gift, the income which is devoted for a specific purpose. Hence, it is a capital receipt and shown on the liability side of the balance sheet as an item of specific fund। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बेटा, जो ये endowment fund होता है ना,
यूजुअली क्या होता है बेटा, इसका जो पैसा आता है ना हम वो यूज नहीं करते, उससे आने वाली जो इनकम होती है हम उसको यूज करते हैं। और आपको हर जगह इंडाउमेंट फंड की डेफिनेशन थोड़ी बहुत डिफरेंट मिलेगी, बट आपको कौन सी लेनी है, एनसीईआरटी की। ठीक है जी, तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, कोई गिफ्ट मिला है जिसकी इनकम हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। छवि समझ आ गया, बाकी बच्चों को भी समझ बेटा। हमारा ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स, अगेन गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर भी शायद करुणेश ने क्वेश्चन पूछा था, पैसा गवर्नमेंट से आ रहा है। अब अगेन अगर कोई चीज बोलकर नहीं आ रहा तो जनरल ग्रांट है, इनकम है, और अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आ रहा है तो स्पेसिफिक ग्रांट है, तो वो मेरी लायबिलिटी है। ठीक है, देख लेते हैं। School, colleges, public hospital, etc. depend upon the government grant for their activities. The recurring grant in the form of maintenance grant is treated as a revenue receipt income for the current year and credited to the income and expenditure account. However, grants such as building grant are treated as a capital receipt and transferred to the building fund account. It may be noted that some non-profit organization receive cash subsidy from the government or government agency. Cash subsidy क्या होता है बेटा, मान लीजिए मेरी एक एनजीओ है और मुझे एक मशीन खरीदनी है। मशीन है 50,000 की, अब मैंने खरीद ली। अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना रखी थी कि कोई भी एनपीओ ये मशीन खरीदती है तो उसमें से 15,000 गवर्नमेंट उनको वापस कर देगी। तो ये जो मशीन मैंने खरीदी है बेटा, उसके अगेंस्ट मुझे कैश सब्सिडी मिल गया, तो ये मेरी इनकम हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या कहता है, दिस सब्सिडी इज ऑल्सो ट्रीटेड as revenue income for the year in which it has been received. समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए, मैं नेक्स्ट पढ़ा रही हूँ बेटा, लास्ट पॉइंट है स्पेशल फंड्स। आपको भी पता है बेटा, स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला हुआ फंड, ये क्या होता है, कैपिटल नेचर का है, लायबिलिटी साइड में लिख दिया जाएगा। जहां जहां यूज होता जाएगा उतना उतना अमाउंट वो माइनस होता जाएगा। जब हमारा वो माइनस होकर जीरो हो जाएगा तो फंड हमारा लायबिलिटी में से हट जाएगा। और उसके बाद भी अगर उस पर्टिकुलर चीज से कोई खर्चा होता है, मान लीजिए मेरे पास फंड था 1,00,000 रुपए का, मैंने क्या करा, उसमें से 1,20,000 का खर्चा हो गया। अब 1,00,000 तो मैं यहाँ से माइनस कर देती हूँ, फंड से, फंड हो गया जीरो। अब 20,000 का क्या करूंगी, 20,000 हमारा क्या चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेसिफिक फंड्स। तो चलते हैं क्या कहते हैं। द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस create special fund for certain purpose or activities such as prize fund, match fund, sports funds, etc. Such funds are invested in the securities and the income earned from such investment is added to the respective funds, not credited to the income and expenditure. आपको पता है फंड से मिला हुआ इनकम भी उसी में ऐड होता है, एक्सपेंस भी उसी से माइनस होता है। Similarly, the expenses incurred on such specific purpose are also deducted from the special funds. Special funds are shown in the balance sheet. Balance sheet के अंदर शो होते हैं वो। However, if after adjustment of income and expenses, the balance sheet in specific or special fund is negative, negative का मतलब खर्चा ज्यादा हो रहा है, it is transferred to the debit side of income and expenditure. तो वो 20,000 रुपए, अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, वो 20,000 रुपए मैं कहाँ ले जाऊंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए। फिर हम आगे जो हमारा रह गया था वो टॉपिक खत्म करके आज की क्लास एंड करते हैं। अब आता है बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेस्ड ऑन द ट्रायल बैलेंस। बेटा अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है एनपीओ का, वो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बनाते हैं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि हम ट्रायल बैलेंस बनाते ही नहीं है, क्योंकि लेजर बना है तो ट्रायल बैलेंस तो बनेगा ही बनेगा, तो हम ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस से क्रॉस चेक कर लेते हैं ताकि हमारा अकाउंट्स गलत ना हो। तो बस यही टॉपिक यहाँ पर दे रखा है। क्या कहता है, in case of not-for-profit organization, normally the income and expenditure account and balance sheet is prepared on the basis of receipt and payment account and additional information. कहते हैं normally तो हम receipt and payment से ही बनाते हैं, लेकिन sometimes the trial balance along with some additional information is given for this purpose. तो कभी कभार income receipt and payment को छोड़कर हम ट्रायल बैलेंस से भी अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है, ओके है तो ओके लिख दीजिए। फिर लास्ट टॉपिक, दैट इज ऑल्सो फॉर्मेलिटी।